फरेबी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीजन 2 एपिसोड नंबर 14। अब तक आपने पढ़ा, घर वालों ने समृद्धि को बहू मानने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह था दिग्विजय राणा। वहीं समृद्धि भी अपने पिता की सच्चाई जानकर हैरान थी कि राठौर परिवार उससे इतना नफरत करता है, क्योंकि उसे तो अपने पिता के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आइए देखते हैं शिवांग किस तरीके से सभी के सवालों का जवाब देता है और क्यों उसने समृद्धि और व्योम की शादी कराई। इस बारे में सबको बताता है। अब आगे। ऐश्वर्या के सवालों को सुनकर शिवांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सभी घर वालों की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, दिग्विजय राणा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है हमारा, क्योंकि समृद्धि उसकी बेटी है और हम उसके समधी। अब उसे अपनी बेटी के ख्याल से इस बात का डर हमेशा लगा रहेगा कि अगर उसने हमारे साथ कुछ भी करने का सोचा तो उसकी बेटी का क्या हाल होगा। वो कुछ नहीं कर सकता है, बस तुम लोग समृद्धि के साथ नॉर्मल रहो। उसे पता चल चुका है कि उसके पिता ने हमारे परिवार के साथ क्या किया है। घबरा रही है बच्ची। मैं नहीं चाहता कि उसके पिता के साथ जो हमारी नफरत और दुश्मनी है उसका बदला हम उस बच्ची से निकालें। रूहिका बोली, इतनी आसानी से कैसे भूल जाएं हम? शिवांग बोला, भूलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसके बच्चों की कोई गलती नहीं है। वो मासूम है, फिर चाहे समृद्धि हो या फिर शताक्षी। शिवांग ने शताक्षी का नाम शायद जानबूझकर लिया था, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वेदांत कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। वहीं वेदांत ने जब शताक्षी का नाम सुना तो वो एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने उस घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। शिवांग ने शताक्षी का नाम जानबूझकर लिया था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि वेदांत कुछ तो ज़रूर करेगा। वहीं वेदांत भी शताक्षी का एक पल के लिए नाम सुनकर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने उस घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। सभी लोग इस बात से अचंभित थे, लेकिन उन्हें समृद्धि को अपनी बहू तो मानना ही था। तभी रूहिका बोली, लेकिन ये शादी कोई शादी है? तभी शिवांग बोला, तो कैसी होती है रूहिका शादी? कानूनी रूप से हुई है शादी, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। तभी रूहिका बोली, मैं जानती हूँ शादी कानूनी रूप से हुई है, लेकिन हमारे भी एक रीति रिवाज है शिवांग, और शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। तभी शिवांग बोला, चिंता मत करो, मैं आज ही रुद्राक्ष और उसकी दादी से बात करता हूँ। हम व्योम और आदिजा की शादी एक साथ ही करेंगे। शादी की तैयारी तुम लोग शुरू कर दो। इतना कहकर शिवांग वहां से चुपचाप चला गया। वहीं रूहिका अचंभित तौर से बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ वो कैसे संभाले। वो जब जब समृद्धि का मासूम चेहरा देखती तो उसमें खो जाती, लेकिन तभी उसे याद आता कि वो दिग्विजय राणा की बेटी है, और दिग्विजय राणा के बारे में सोचते ही उसे वो दिन याद आ जाता था जिस दिन काशी, रुद्र और उसके पूरे परिवार की मौत हुई थी। कैसे 3 बच्चे अनाथ हुए थे उस दिन, और कैसे वो तीनों उसकी गोद में बेतहाशा रो रहे थे। 12 दिन के बच्चों को वो रोता तड़पता अपनी गोद में लिए अपनी बहन और अपने जीजा को मरते हुए देख रही थी। आराध्या और ऐश्वर्या ने रूहिका को समझाया और उसे ये भी कहा कि उसे इस समय खुद को और समृद्धि को संभालना पड़ेगा। समृद्धि पहले से ही डरी हुई है कि उसके साथ यहाँ कोई बुरा सलूक ना किया जाए, कहीं उसके पिता का बदला उससे ना निकाला जाए। हमें उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। रूहिका ने आराध्या ऐश्वर्या की बात समझ ली थी, इसलिए वो समृद्धि के कमरे में चली गई, जहां समृद्धि अंशिका, सांची और आदिजा के साथ बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेदांत जब अपने कमरे में आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और फिर अपने फ़ोन पर शताक्षी की फ़ोटो देखने लगा और खुद से बोला। वेदांत बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी बहन चलकर सामने से राठौर खानदान की बहू बन गई है। मेरा तो सारा खेल ही आसान हो गया। अब आएगा मज़ा। अब तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी कराएगा उस रौनक महेश्वरी से। पर तुम शादी कैसे करोगी, क्योंकि तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। और अगर तुमने शादी के लिए हामी भरी तो मैं सबके सामने दिग्विजय राणा की इज्जत का तमाशा बनाऊंगा। वो तमाशा देखने लायक होगा। अब मैं तुम्हें खुद इजाज़त दूंगा रौनक महेश्वरी से शादी करने की। देखता हूँ तुम शादी करती हो या फिर आती हो मेरे पास, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी बहन मेरे भाई के पास आई थी। लेकिन तुम्हारी बहन और तुम में फ़र्क है। वो मेरे भाई से सच्चा प्यार करती है और वो अपने पिता के असली रूप को भी जानती है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तुम्हारे बाप के प्यार की जो पट्टी पड़ गई है ना, उसी ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करवाया है। खुद से बातें करते करते वेदांत चुप हो गया। वहीं दूसरी ओर राणा मैंशन में कोहराम मच चुका था। दिग्विजय राणा को पता चल गया था कि समृद्धि राणा
मुंबई छोड़कर भाग चुकी है। समृद्धि को ढूंढने के लिए उसने अपने आदमियों को चारों तरफ लगा दिया था, लेकिन समृद्धि का कुछ अता पता नहीं लग रहा था। अगले दिन शादी की रस्मों की शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि 2 दिन बाद रौनक के साथ समृद्धि की शादी जो तय हो चुकी थी। आशुतोष को भी इस बात का पता चल चुका था कि समृद्धि भाग चुकी है। उसने दिग्विजय राणा को इस बात की धमकी दी थी कि अगर समृद्धि के साथ रौनक की शादी नहीं हुई तो उसे अपनी बेटी शताक्षी को रौनक की दुल्हन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। दिग्विजय राणा इस बात से बहुत गुस्से में था। वो किसी भी कीमत पर शताक्षी को रौनक जैसे घटिया लड़के की बीवी बनते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि शताक्षी उसकी खुद की बेटी थी। वो अपनी बेटी को एक अच्छे बड़े खानदान में देना चाहता था। समृद्धि की शादी रौनक से करने के पीछे उसका सिर्फ एक मकसद था, आशुतोष के खानदान से उसका नाम जोड़ना। एक बार आशुतोष के खानदान से उसका नाम जुड़ जाता तो फिर शताक्षी की शादी वो राठौर परिवार के लेवल पर आने वाली बड़ी सियासत के इकलौते लड़के से कराता, जिसका रुतबा राठौर परिवार की तरह ही बड़ा हो। लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। वहीं वेदांत इस बात से बेहद खुश था। अगले ही दिन राठौर परिवार ने खुराना परिवार से बात करी। शादी की तैयारी की शुरुआत भी हो चुकी थी, पर अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि वेदांत की शादी किससे तय हुई है। सबको ये न्योता दे दिया गया कि शादी आद्रिज और रुद्राक्ष के साथ साथ व्योम की भी होनी है। वहीं वो समृद्धि के साथ राठौर मेंशन में ही था, लेकिन इस एक दिन में उन दोनों के बीच बातचीत ना के बराबर हुई थी। समृद्धि के कमरे में होने के बाद वो उस कमरे में गया ही नहीं। कितना उसे रोहिका ने समझाया, लेकिन व्योम चाह कर भी समृद्धि के कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसका मानना ये था जब तक वो दिग्विजय राणा से बदला नहीं ले लेता तब तक वो समृद्धि के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाएगा। वहीं समृद्धि भी यही सोच रही थी कि व्योम ने उससे शादी तो कर ली है, लेकिन वो इस रिश्ते को क्यों नहीं अपना रहा है। उसने सोच लिया था कि वो व्योम से इस बारे में बात करके रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय राणा समृद्धि को ढूंढने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसे पूरा दिन लग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि समृद्धि आखिर गई तो गई कहाँ। अब उसके पास एक रास्ता था, शताक्षी को रौनक की दुल्हन बनाना, जिसके लिए उसने शताक्षी से बात करी। शताक्षी ने जब ये सुना कि उसकी शादी की बात हो रही है तो वो हैरान थी। उसकी हैरानी की कोई सीमा ना रही। शताक्षी को ऑर्डर देकर दिग्विजय राणा अपने कमरे में चला गया था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद शताक्षी के मंडप तक पहुंचने तक वो समृद्धि को ढूंढ लेगा। वैसे भी कल शादी की रस्में थी और अगले दिन शादी, इसलिए वो सोच रहा था कि उसके पास अभी भी एक दिन और है और उसे शताक्षी को किसी भी हाल में महेश्वरी खानदान की बहू नहीं बनाना है, क्योंकि वो जानता था कि रौनक किस किस्म का लड़का है। वहीं रौनक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके लिए तो हर लड़की खूबसूरत होनी चाहिए थी और सिर्फ उसके मज़े लेने के लिए वो लड़कियों के साथ रात गुजारता था। फिर चाहे उसकी शादी समृद्धि से हो या शताक्षी से, उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स के साथ खेलना आता था। वहीं शताक्षी अपने पिता की ये बात सुनकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे पता चल गया था कि उसके पिता अपनी इज्जत के आगे उसकी एक भी नहीं सुनेंगे। खैर, अपनी पिता की इज्जत के लिए वो रौनक से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, पर मसला ये था कि वेदांत ने उसे उन पेपर्स पर सिग्नेचर्स करवाए थे। शताक्षी ने अपना फ़ोन उठाया और सीधे वेदांत को फ़ोन किया। राठौर मेंशन में वेदांत ने जब अपने फ़ोन पर शताक्षी का कॉल देखा तो उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। वेदांत ने कॉल रिसीव किया क्योंकि उसे खबर तो लग चुकी थी कि महेश्वरी खानदान और राणा परिवार आपस में रिश्तेदारी निभाने वाले हैं। रौनक महेश्वरी के साथ शताक्षी की शादी तय कर दी गई है और ये न्यूज़ सुनते ही राणा इंडस्ट्री के शेयर्स ऊपर जाने लगे। वहीं जब वेदांत ने शताक्षी को फ़ोन कॉल किया और उसे फ़ोन देखा तो उसे अंदाज़ा था कि शताक्षी उसे ही फ़ोन ज़रूर करेगी। शताक्षी ने वेदांत को फ़ोन किया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वेदांत ने फ़ोन कॉल रिसीव किया और उसकी तरफ देखकर बोला। वेदांत बोला, हेलो स्वीट हार्ट, क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है मेरी। शताक्षी बोली, ये मजाक का वक्त नहीं है वेदांत सिंह राठौर, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वेदांत बोला, मिस्टर राठौर से सीधे वेदांत सिंह राठौर। नॉट बैड स्वीट हार्ट, बड़ी जल्दी नहीं बदल रही हो तुम। शताक्षी बोली, जो जैसा होता है उसके लिए वैसा ही बदलना पड़ता है। तभी वेदांत बोला, अच्छा, तभी रौनक महेश्वरी से शादी करने के लिए राज़ी हो गई हो तुम। तभी शताक्षी बोली, तुम्हें यह कैसे पता चला? वेदांत बोला, तुमने मुझे समझा क्या है शताक्षी राणा, जो तुम मुझे इस बारे में नहीं पता होना चाहिए? लिसन, मैं वेदांत सिंह राठौर हूँ। राणा इंडस्ट्री राठौर इंडस्ट्री के आजू बाजू भी नज़र नहीं आती है और बिजनेस में राणा इंडस्ट्री के शेयर ऊपर जा रहे हैं। उसके बारे में मुझे पता चल चुका है। जब मैंने इसके पीछे की तहकीकात करवाई तो पता चला कि महेश्वरी खानदान के साथ राणा परिवार रिश्तेदारी बढ़ा रहा है, और देखो रिश्तेदारी भी कैसे बढ़ा रहा है, एक लड़की का सहारा लेकर। शताक्षी बोली, तुम्हारी तरह ना, आखिर तुमने भी तो एक लड़की के जज्बातों के साथ खेला, सिर्फ और सिर्फ उसके पिता से बदला लेने के लिए।
तभी वेदांत बोला, तो इसका मतलब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम्हारे पिता ने क्या किया है। शताक्षी बोली, नहीं, अभी तक तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ, कल सुबह ज़रूर पता कर लूँगी और फिर तुम अपने सामने मेरी शादी किसी और के साथ होते हुए देखोगे, और सिर्फ देखोगे ही नहीं बल्कि उन पेपर्स को भी फाड़ोगे जो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा कर लिए हैं। वेदांत बोला, कुछ ज़्यादा ही ईजी नहीं लग रहा है तुम्हें ये सब? शताक्षी बोली, तो तुम क्या चाहते हो कि ये सब कुछ और ज़्यादा कठिन हो जाए? तभी वेदांत बोला, ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं यही चाहता हूँ, पर मुझे ना ये ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं। तो जो तुम बोल रही हो, कल तुम अपने पिता से सच्चाई उगलवाओगी। तो एक काम करते हैं, सच्चाई जब उगलवानी ही है तो शादी के दिन उगलवाते हैं। आई प्रॉमिस, शादी के दिन सच्चाई आते ही ना मैं सामने से, सबके सामने तुमसे और तुम्हारे बाप से माफ़ी मांगूंगा, और जो तुम चाहती हो ना वो सब होगा। शताक्षी बोली, शादी के दिन तमाशा करना है क्या तुम्हें? वेदांत बोला, एक वही दिन तो है जिस दिन तमाशा हो सकता है, बाकी दिन तो खाली आलतू फालतू के हैं, और शादी का दिन तुम्हारे पिता के लिए सबसे ज़्यादा यादगार दिन होना चाहिए। तो इसलिए दोबारा मुझे ऑर्डर देने से पहले 100 बार सोच लेना। मुझे ऑर्डर देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इतना कहकर वेदांत ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं शताक्षी गुस्से में फ़ोन को देखने लगी। कहाँ वो वेदांत से उन पेपर्स को खारिज करवाना चाहती थी और कहाँ वेदांत ने उस पर तलवार लटका दी। अब शताक्षी के पास कोई चारा नहीं था। वो अपने पिता से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे चांस नहीं मिल पा रहा था। खैर, देखते ही देखते एक दिन बीत गया। दिग्विजय राणा समृद्धि को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवांग सिंह राठौर की पहुंच की वजह से उसे समृद्धि के बारे में एक भी बात पता नहीं चल पा रही थी। इस बात से दिग्विजय राणा बौखला गया था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को रौनक की बीवी नहीं बनते देखना चाहता था, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। वहीं शताक्षी राणा मेंशन में चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सभी रस्मों को कर रही थी। हल्दी की रस्म हो जाने के बाद मेहंदी की रस्म हुई, जिसमें काफ़ी रिश्तेदार और काफ़ी लोग आए हुए थे। संगीत की रस्म के लिए पूरे राजस्थान को न्योता दिया गया था, यहाँ तक कि न्योता राठौर परिवार को भी मिला था। और जब वेदांत सिंह राठौर शिवांग और रूहिका के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि शताक्षी के चेहरे पर मुस्कान ना के बराबर है। वेदांत को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वहीं दिग्विजय राणा बहुत खुश था। जब वो वेदांत से और शिवांग से मिला तो उसके चेहरे की मुस्कान दुगनी हो गई। दिग्विजय राणा मुस्कुराते हुए शिवांग से बोला, आइए आइए राजा साहब, बैठिए, आपके लिए मैंने खास बंदोबस्त किए हैं। शिवांग बोला, बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई तुम्हें दिग्विजय राणा। दिग्विजय राणा बोला, धन्यवाद राजा साहब, पर अब तो हम बराबरी में आने वाले हैं। शिवांग बोला, अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। दिग्विजय राणा हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ना, मेरी बेटी की शादी महेश्वरी खानदान के इकलौते वारिस से हो रही है, और महेश्वरी खानदान भी कोई मामूली खानदान तो है नहीं, आपके जैसा रईस और ताकतवर खानदान है। तभी वेदांत बोला, हाँ ताकतवर तो है, पर हमारे जितना ताकतवर तो नहीं। सभी जानते हैं महेश्वरी खानदान के साथ राणा खानदान जुड़ जाएगा तो एक लेवल ऊपर ही जाएगा, पर कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर तो नहीं आ सकता। क्यों मिस्टर राणा, सही कह रहा हूँ ना मैं? अभी दिग्विजय राणा दबी हुई मुस्कान के साथ बोला, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए सियासती दांवपेच नहीं जानते। वेदांत बोला, सही कहा आपने, मैं सियासती दांवपेच नहीं जानता। अगर जानता होता तो सिर्फ राजगद्दी की ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी बेटी को यूँ कुर्बान नहीं करता। दिग्विजय राणा बोला, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? दिग्विजय राणा के पारे को चढ़ता देख शिवांग वेदांत की ओर देखते हुए बोला। शिवांग बोला, कुछ नहीं, बच्चा है ये, जाओ तुम अपने दूसरे मेहमानों को अटेंड करो, तुम्हारी बेटी की शादी है आज। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी से पहले तुम छोटी की शादी करवा रहे हो, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? दिग्विजय राणा बोला, हाँ हाँ, सब ठीक है। शिवांग बोला, तो तुम्हारी बड़ी बेटी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही, उससे तो तुमने किसी को मिलवाया ही नहीं। तभी दिग्विजय राणा बोला, मेरी बड़ी बेटी किसी काम में है, इस वजह से वो शादी अटेंड नहीं कर पाई। आप तो जानते हैं ना राजा साहब, आजकल बच्चों को अपना करियर कितना प्यारा है। वो शादी नहीं करना चाहती और शताक्षी करना चाहती है, तो बस इसलिए बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी हो रही है। तभी वेदांत बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी की शादी हो रही है, पर क्या मिस राणा इस शादी से खुश हैं? तभी दिग्विजय राणा बोला, वेदांत सिंह राठौर, ये बिजनेस मीटिंग नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम और शताक्षी एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, पर बेहतर होगा कि बिजनेस मीटिंग को कंपनी में ही रखो। यहाँ आप सिर्फ एक मेहमान बनकर आए हुए हैं, तो पार्टी और शादी दोनों ही एंजॉय करिए। इतना कहकर दिग्विजय राणा वहां से चुपचाप चला गया। उसके जाते ही वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी शिवांग धीरे से बोला, वेदांत, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरीके से शताक्षी को टारगेट क्यों कर रहे हो बार बार? तभी वेदांत बोला, ना पापा, मैंने कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये दिखाना चाह रहा था और ये कहना चाह रहा था कि शताक्षी शादी से खुश नहीं है। शिवांग बोला, और तुम ये बात दावे से क्यों कह रहे हो? कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना? जैसे ही रूहिका ने यह सुना
तो वो बड़ी बड़ी आंखों से वेदांत को देखने लगी, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तभी वेदांत बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। रूहिका बोली, सच में? तुम्हारे हाव भाव से तो पता नहीं लग रहा है ऐसा। जितनी बार तुम शताक्षी को देख रहे हो ना, तुम्हारे चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही है। सच सच बताओ वेदांत कि आखिर बात क्या है। वेदांत बोला, ओके फाइन, बताता हूँ, लेकिन इस बारे में आप दोनों किसी को कुछ नहीं बताओगे। तभी शिवांग बोला, इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, है ना? तभी वेदांत बोला, डैड आप क्या सोच रहे हैं मुझे क्या पता होगा, मैं तो कैसे कहूँ कि आप सही सोच रहे हैं। तभी शिवांग बोला, तुम शताक्षी को पसंद करते हो, सही बोल रहा हूँ ना मैं वेदांत? तभी वेदांत बोला, हाँ मुझे वो अच्छी लगती है, पर मुझे ये नहीं पता कि दिग्विजय राणा के साथ हमारा क्या रिलेशन था। तभी रूहिका बोली, तुम्हें इस बारे में किसने बताया? जिस दिन हमने घर पर बच्चों को ये बताया था उस दिन तो तुम घर पर नहीं थे, तो तुम्हें कैसे पता कि दिग्विजय राणा के साथ हमारा क्या रिश्ता है? तभी वेदांत बोला, वो मुझे व्योम भाई ने बताया था ये सब। तभी शिवांग बोला, तुम शताक्षी को पसंद करते हो, क्या शताक्षी तुम्हें पसंद करती है? तभी वेदांत बोला, शताक्षी मुझसे प्यार करती है डैड, बेइंतहा प्यार। तभी तो देखिए उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है आपको। दिग्विजय राणा शताक्षी की शादी जबरदस्ती करवा रहा है और शताक्षी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ अपने पिता की वजह से वो ये शादी कर रही है। जब मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, उसके पिता की इज्जत सबसे ज्यादा मैटर करती है उसके लिए। ये बात सुनकर शिवांग के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन रूहिका चौंक गई। शिवांग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे ये बात पहले से पता हो। रूहिका तो वेदांत की बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन शिवांग को वेदांत की बातों पर भरोसा तो नहीं हो रहा था। पर जब उसने शताक्षी के चेहरे को देखा तो ना जाने क्यों से वेदांत की बातें सच लगने लगी। शिवांग बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, शताक्षी से मुझे एक बार बात करनी है, और क्या वो तुमसे प्यार करती है? अगर उसने हाँ कहा तो मैं तुम्हारी शादी सामने से शताक्षी से करवाऊंगा। रूहिका बोली, शिवांग ये क्या बोल रहे हैं आप, क्यों दुश्मनी को बढ़ा रहे हैं? शिवांग बोला, दुश्मनी बढ़ाने की बात क्या है? तुम्हें क्या लगता है समृद्धि के बारे में जब दिग्विजय को पता चलेगा तो क्या वो दुश्मनी नहीं निभाएगा? जब उसने दुश्मनी निभानी ही है, ठीक है निभा लेंगे हम, पर कम से कम बच्चे तो खुश रहेंगे। रूहिका बोली, तुम दोनों बाप बेटों से ना मैं कभी नहीं जीत सकती, ना जाने क्या चलता है तुम दोनों के दिमाग में। शिवांग बोला, बस तुम शांत रहो क्योंकि कल तो शादी नहीं होने वाली है। रूहिका वहां से जा चुकी थी। पार्टी में ऐश्वर्या भी मौजूद थी, इसलिए रूहिका ऐश्वर्या के साथ जाकर बैठ चुकी थी, लेकिन शिवांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तभी वेदांत और शिवांग अकेले खड़े थे। तभी शिवांग बोला, अगर रूहिका को इस बारे में पता चल गया ना वेदांत कि मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारे साथ हूँ तो बहुत बड़ा धमाका होगा। वेदांत बोला, चिल डैड, मैं जानता हूँ कि मॉम को कुछ नहीं पता चलेगा। क्या आपने दिग्विजय राणा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है? शिवांग बोला, हाँ सारी निकलवा ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तूने शताक्षी से पेपर्स पर सिग्नेचर करवाए कैसे। इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है वो लड़की कि इतनी आसानी से सिग्नेचर्स कर दे। जैसे ही वेदांत ने शिवांग के मुंह से ये सुना तो उसे वो सब याद आ गया कि उसने किस तरीके से शताक्षी से उन पेपर्स पर सिग्नेचर्स दिए थे। वेदांत अपने सर पर थोड़ा हाथ झटकते हुए बोला, वेदांत बोला, बस ले लिए, सिर्फ इस शर्त पर कि मैंने जो कुछ भी उसे बताया है अगर वो झूठ निकला तो मैं सरेआम सबके सामने उसके बाप के पैरों पर नाक रगड़कर उससे माफ़ी मांगूंगा। उसे बहुत यकीन है अपने पिता पर कि मैंने जो कहा है वो झूठ है, और अपनी इसी अकड़ के चलते उसने इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स करे हैं। शिवांग बोला, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और काफ़ी सबूत इकट्ठा होना बाकी है। मैं रूहिका के साथ जा रहा हूँ, तुमने यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करनी है, एटलीस्ट आज तो बिल्कुल भी नहीं। वेदांत बोला, ऑफ कोर्स डैड, मैं कुछ नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी। तभी शिवांग ने ये सुना तो वो वहाँ से चला गया। शिवांग के जाते ही वो वेदांत को कल रात की सारी बात याद आ गई। कल रात जब शिवांग उसके कमरे में आया था तब वेदांत ने शिवांग को सारी सच्चाई बता दी कि वो शताक्षी को पसंद करता है, और जब उसने शताक्षी को उसके पिता की सारी असलियत बताई तो शताक्षी ने मानने से इनकार कर दिया। उन दोनों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी और बहस हुई, और लास्ट में शताक्षी ने उन पेपर्स पर सिग्नेचर करे जिन पेपर्स की बदौलत वेदांत और शताक्षी का एक रिश्ता बन चुका था। ये सुनकर तो शिवांग के होश उड़ गए। शिवांग जानता था कि वेदांत चुप रहने वालों में से नहीं है, लेकिन वहीं वो ये भी समझ रहा था कि वेदांत ने शायद दिग्विजय राणा से बदला लेने के लिए शताक्षी का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शताक्षी ने इतनी आसानी से उन पेपर्स पर सिग्नेचर कैसे कर दिए। खैर असलियत में बात क्या हुई थी ये बात तो सिर्फ वेदांत जानता था। शिवांग को भी उसने आधी अधूरी बातें बताई थी। वहीं शताक्षी ने मेहंदी लगाते हुए जब सामने वेदांत को देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। वो वेदांत को पसंद करने लगी थी, लेकिन जब उसने वेदांत का असली रूप देखा और असली मकसद जाना तो उसे उससे नफरत होने लगी थी। पर चाह कर भी उसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे पा रहा था। वो रौनक के साथ रिश्ते में बंध रही थी, लेकिन ये रिश्ता उसके लिए एक बोझ नजर आ रहा था। फिर वेदांत शताक्षी के करीब आया। उसने देखा कि शताक्षी के हाथों पर मेहंदी लग रही है।
शताक्षी वेदांत को देख रही थी, वहीं वेदांत भी धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया। शताक्षी घबरा रही थी कि कहीं वेदांत कोई तमाशा न कर दे, लेकिन वेदांत उसकी तरफ देख कर बोला, शादी की बहुत बहुत बधाई मिस राणा। ये शादी तुम्हारे जीवन में नई उमंग और हर्षोल्लास लाए। शताक्षी ने वेदांत की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। वेदांत समझ रहा था कि शताक्षी के अंदर इस समय क्या हाव भाव चल रहे हैं। वेदांत वहां से जा चुका था। शताक्षी की नज़रें वेदांत पर ही टिकी हुई थी। वहीं जब मेहंदी वाली ने दूल्हे का नाम पूछा तो शताक्षी ने वेदांत के ख्यालों में खोई हुई वेदांत का नाम मेहंदी वाली को बता दिया। वहीं ना उसने मेहंदी वाली की बात सुनी और ना ही उसे समझ आया कि मेहंदी वाले ने उससे क्या कहा। वहीं मेहंदी वाली ने वेदांत का नाम सुनते ही उसके हाथों में वेदांत लिख दिया, जिसके बारे में शताक्षी को खबर तक नहीं थी। खैर, मेहंदी की रस्म और संगीत की रस्म तो हो चुकी थी। अगले दिन थी शादी। शादी दिन में हो रही थी। सभी मेहमानों को और बड़े बड़े बिजनेस वर्ल्ड से आए लोगों को इस शादी में शरीक होने का निमंत्रण दिया गया था। अविनाश भी वहां मौजूद था अपने बच्चों के साथ। वो भी शादी के फंक्शन को एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसने किसी को भी ये शो नहीं होने दिया कि वो राठौर परिवार का हमदर्द बना फिरता था। और सभी जानते थे कि राणा परिवार और राठौर परिवार कभी भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ नहीं रहे हैं। ऐसे में अविनाश राणा परिवार के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनके लिए खतरा साबित कर सकता था। वहीं उसके दोनों बच्चे भी शादी की पार्टी में उतना इन्वॉल्व नहीं हुए थे। अविनाश की बेटी ने जब वेदांत को देखा तो वो तो उसे देखती ही रह गई। वो उसके आगे पीछे ही मंडरा रही थी कि कैसे भी करके वेदांत की निगाहें उस पर टिक जाए। अविनाश का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि वो राठौर परिवार में अपने बच्चों को एंट्री दिलवाना चाहता था। कैसे भी करके उनसे किसी भी एक बच्चे के साथ अपने बच्चे की शादी करवाना चाहता था। आदिजा के साथ उसके बेटे की शादी होने से रही, इसलिए उसने सोचा था कि अपनी बेटी को वो राठौर परिवार के तीनों बच्चों में से किसी एक के साथ अगर रिश्ते में जोड़ देगा तो उसकी लाइफ सेट है। इसलिए उसने अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो वेदांत को अपने जाल में फंसाए और कैसे भी करके उससे शादी करे या रिश्ता कायम करे। कृतिका अनंत के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि राठौर परिवार कभी भी अनंत के साथ उसकी शादी नहीं होने देगा। इसलिए उसने अपने पिता से साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि वो वेदांत को अपने जाल में फंसाएंगे और वेदांत और कृतिका की शादी करवाएंगे। खैर, वेदांत कृतिका को एक नज़र भी भाव नहीं दे रहा था, लेकिन जब शताक्षी की नज़रें कृतिका के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कि वो वेदांत के आसपास ही घूम रही है और उसके करीब जाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर तो शताक्षी का गुस्सा उसके सर पर चढ़ने लगा। उसकी मेहंदी लगभग सूख चुकी थी और आधी धीरे धीरे सूख रही थी और बार बार अपने सामने वेदांत और कृतिका को देखकर उसे बेपनाह गुस्सा आ रहा था। खैर, फंक्शन चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी मेहंदी सूख चुकी थी और वो मौका देखकर वहां से अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से से भरी लालिमा साफ नजर आ रही थी। उसका बस चलता तो वो कृतिका का सर फोड़ लेती या मुंह नोच लेती। वहीं वो अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और आ गया है। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती तो उसने देखा कि वहाँ वेदांत था। अपने सामने वेदांत को देखकर शताक्षी गुस्से से ऊपर भर उठी। वेदांत ने दरवाज़ा बंद किया और शताक्षी के करीब आया और बोला। वेदांत बोला, क्या बात है, बड़े गुस्से में नजर आ रही हो। लगता है तुम्हें तुम्हारे पिता की सच्चाई पता चल गई है। शताक्षी ने ये सुना तो उसने ना आओ देखा ना ताओ। वो गुस्से से वेदांत के ऊपर चढ़ गई और बोली। शताक्षी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? एक तरफ मेरे साथ एक रिश्ते में बंधे हुए हो और दूसरी तरफ लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर घूम रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो वहीं वेदांत ये सुनकर कंफ्यूज हो गया और बोला। वेदांत बोला, क्या बोल रही हो? भांग पी ली है क्या, या शादी का ड्रामा सर पर चढ़ने लगा है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? शताक्षी बोली, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। वो कृतिका तुम्हारे आसपास क्यों मंडरा रही है और तुम भी उसे खुद से दूर करने के बजाय उसके करीब जाकर बैठे हुए हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वेदांत बोला, ओह अच्छा, तो तुम्हें जलन हो रही है, पर क्यों? हम आपके हैं कौन? शताक्षी गुस्से से बोली। वेदांत, मेरे पेशेंस का ना टेस्ट मत लो, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। ये सुनकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो शताक्षी के बेहद करीब आकर उसे देखने लगा। वहीं शताक्षी वेदांत की इस करीबी से थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। वेदांत मुस्कुराते हुए उसके कानों के पास मुंह कर धीरे से बोला। वेदांत बोला, गलत बात है स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा इकलौता पति हूँ। पहली बात तो तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी कर रही हो, और मैं जो किसी से बात भी नहीं करता और कोई मेरे करीब आ रहा है तो तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। दिस इज़ नॉट गुड। शताक्षी बोली, तुम मेरे पति नहीं हो। वेदांत बोला, तो जब मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ तो इस बात से जलन क्यों हो रही है तुम्हें कि कोई लड़की मेरे करीब आ रही है? मुझे ना समझ नहीं आ रहा शताक्षी, तुम चाहती क्या हो? एक तरफ तो तुम ये कहती हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो और इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रही हो, और दूसरी तरफ ये कह रही हो कि मैं किसी और के करीब भी ना जाऊँ। बता दो आखिर चाहती क्या हो? शताक्षी बोली, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और खबरदार जो मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तो। वेदांत बोला, चला जाऊँगा, लेकिन दिग्विजय राणा की बर्बादी तो देख लो। शताक्षी बोली, वेदांत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो।
वेदांत बोला, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। और रही बात दिग्विजय राणा के साथ कुछ करने की, तो वो तो मैं करके रहूँगा, फिर चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। तुम कहो तो मैं पेपर्स साथ लेकर आया हूँ अपने, अभी दिखा देता हूँ सब सच। देखना चाहती हो? अभी झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। इतना कहकर वेदांत वहाँ से जाने को हुआ कि तभी शताक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मेहंदी काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, लेकिन कुछ नहीं सूखी थी, इससे सगुन की मेहंदी उसके हाथों पर भी लग गई। शताक्षी ने वेदांत को पकड़ा और उससे अपने पास खींचते हुए बोली। शताक्षी बोली, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। देखो वेदांत, हम इस बारे में अकेले में बात करते हैं, तुम बस मुझे सबूत दिखा दो, फिर मैं डिसाइड कर लूँगी कि मेरे पापा गलत हैं या सही। वेदांत बोला, कल तक तो तुम ये कह रही थी कि तुम अपने पापा से बात करोगी और पूछोगी कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है या गलत। अभी अभी अपनी बात से पलट रही हो। कहीं तुम ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें कि अगर मैंने जो कुछ भी कहा वो सच हो गया तो तुम्हारे पिता की इज्जत का क्या होगा? शताक्षी बोली, हाँ यही लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए ना इंसान की इज्जत, उसकी फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती। वेदांत बोला, मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं, पर तुम्हारे बाप जैसे इंसान के लिए नहीं करते, इसलिए वो जैसा है वैसा ही वो डिज़र्व करता है। और एक और बात। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी को अपने करीब खींचा और उसे दीवार से सटाते हुए बोला। वेदांत बोला, तुम ना मेरी हो, वेदांत सिंह राठौर की हो तुम, समझी? और मेरे लिए तुम मैटर करती हो, तुम्हारी फीलिंग्स भी, तुम्हारी इज्जत भी और तुम भी। अगर नहीं करती ना तो तुम्हारे साथ किसी रिश्ते में नहीं होता मैं। एक ऐसा रिश्ता जिसकी अहमियत समाज में बहुत ज़्यादा है। समझती हो ना सोसाइटी में हमारे रिश्ते की अहमियत क्या मायने रखती है? अगर बिना किसी रिश्ते के तुम्हारे साथ कुछ करता ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। तो समझो मेरी बातों को भी, मेरी नफ़रत को भी और मेरी फीलिंग्स को भी। एक और बात, तुम्हें किसी और का तो मैं इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा, इसलिए तैयार रहना, क्योंकि कल ऐसा तमाशा होगा जिसे शायद तुम एक्सेप्ट ना कर पाओ। इतना कहकर वेदांत ने शताक्षी के गालों पर प्यार से चूमा और वहाँ से चला गया। शताक्षी बस वेदांत को जाते हुए देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेदांत नीचे पार्टी हॉल में गया और वहाँ से सीधे अपने मम्मी पापा के साथ घर के लिए निकल गया। ऐश्वर्या भी रूही का लोगों के साथ थी। वेदांत घर पहुंचा तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वहीं शताक्षी की नींद भी आज उड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे शादी करेगी। वो जानती थी कि अगर उसने इस शादी को रोका तो दिग्विजय राणा को बहुत बुरा लगेगा। वो नहीं चाहती कि उसके पिता की इंसल्ट हो, इसलिए उसने सोचा कि वो एक बार दिग्विजय राणा से अकेले में बात करे। कुछ सोचते हुए वो अपने पिता के कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी कि तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहा, लेकिन कुछ सोचते हुए वो दरवाजे पर उन आवाज़ों को सुनने लगी तो उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अंदर दिग्विजय राणा आशुतोष महेश्वरी के साथ था और उससे कुछ बातें कर रहा था। आशुतोष दिग्विजय राणा से बोला। आशुतोष बोला, दिग्विजय, तूने कहा था तेरी बड़ी बेटी मेरे बेटे से शादी करेगी, लेकिन वो तो भाग गई और अब तो अपनी छोटी बेटी को मेरी बेटी की बीवी बना रहा है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शताक्षी को मैं अपने घर की बहू बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तू इन पेपर्स पर सिग्नेचर करे। तभी दिग्विजय राणा बोला, आशुतोष, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने कहा ना, शताक्षी की शादी होते ही वो ज़मीन अपने आप तेरे बेटे की हो जाएगी और उसे मैं तेरी बेटी के नाम नहीं कर सकता। तभी आशुतोष बोला, क्यों नहीं कर सकता? आखिर तू बाप है शताक्षी का और जानकी तेरी पत्नी थी। दिग्विजय बोला, मेरी पत्नी थी, लेकिन वो ज़मीन सिर्फ और सिर्फ शताक्षी की ही नहीं है बल्कि समृद्धि की भी है। उस ज़मीन पर उन दोनों का बराबर का हिस्सा है, इसलिए जब तक समृद्धि की शादी नहीं हो जाती और उसके पति का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक उस ज़मीन को ना ही शताक्षी और उसका पति क्लेम कर सकता है और ना ही समृद्धि और उसका पति। उस ज़मीन पर क्लेम करने के लिए उन दोनों की शादी होना ज़रूरी है। अभी 900 करोड़ की ज़मीन दोनों बहनों में बराबर बटेगी। आशुतोष बोला, समृद्धि गायब है, हम दोनों जानते हैं, क्या पता वो मर गई हो। अगर ऐसा है तो सारी ज़मीन की इकलौती वारिस शताक्षी होगी और जैसे कि जानकी भाभी की वसीयत में लिखा है उस ज़मीन का आधा हिस्सा समृद्धि और शताक्षी के पतियों को जाएगा, तो सारा हिस्सा, आधा हिस्सा मेरे रौनक का होगा। देख दिग्विजय, मैंने तेरे हर काम में मदद की है। तूने राठौर परिवार के साथ बदला लेना था, मैंने तेरी मदद की। तू तो दुबई में था, पर यहाँ पर सब कुछ मैंने हैंडल किया था। डाकुओं को बुलवाना, वो सारा हत्याकांड मैंने करवाया था। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया ना तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि तू तो आसानी से बच जाएगा, पर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा। मुझे राज सियासत से निकाल दिया जाएगा, मेरे पूरे परिवार को राज्य निकाल कर दिया जाएगा। तू समझ रहा है ना इसका मतलब? इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तभी दिग्विजय राणा बोला, तुझे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या आशुतोष? इतने सालों तक मैंने तेरे साथ काम करा है, इतने काम हमने साथ में किए हैं। बस एक बार समृद्धि मिल जाए, फिर मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा और सारी ज़मीन शताक्षी के नाम हो जाएगी। आशुतोष बोला, ये क्या बोल रहा है तू? समृद्धि को अपने हाथों से मार डालेगा? वो तेरी सगी बेटी है दिग्विजय। तभी दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, सगी नहीं है वो मेरी, वो मेरा खून है ही नहीं। आशुतोष ने जैसे ही ये सुना तो उसके होश उड़ गए। आशुतोष बोला, ये क्या बोल रहा है तू?
तभी दिग्विजय राणा गुस्से से बोला, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं आशुतोष। समृद्धि दुनिया की नज़रों में बस मेरी बेटी है, लेकिन वो मेरी औलाद नहीं है। मेरी औलाद तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी। हाँ, मेरे बेटे की जुड़वा बहन पैदा होने से पहले मर गई थी, इसलिए मैंने जानकी को उसके मरे हुए बच्चे का सदमा ना लगे, इसलिए किसी और के बच्चे को अपने मरे हुए बच्चे के साथ बदल दिया था। जैसे ही आशुतोष ने ये सुना, उसके तो होश उड़ गए। वो हैरानी से दिग्विजय को देखने लगा। सिर्फ आशुतोष के ही नहीं, बल्कि दरवाजे के पास खड़ी शताक्षी के लिए भी ये सच सुनना किसी अजूबे से कम नहीं था। वो अपने पिता की बातें और गहराई से सोचने और सारी बातें सुनने लगी। जब आशुतोष ने दिग्विजय राणा से ये कहा तो दिग्विजय राणा हाँ में सर हिलाते हुए फिर बोला। दिग्विजय राणा बोला, हाँ, इस बारे में किसी को नहीं पता सिवाय मेरे। समृद्धि मेरी असली बेटी नहीं है। समृद्धि तो गोयंका परिवार की बेटी है, वही गोयंका परिवार जो ये समझता है कि उनकी बहू ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। समृद्धि अपने परिवार के बारे में और अपनी असलियत के बारे में नहीं जानती, और ना मैंने उसे कभी जानने का मौका दिया। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि वो मेरे किसी एक खेल का मोहरा बन जाए। मुझे लगा था उसकी शादी रौनक के साथ करवाऊंगा तो मुझे और तुम्हें दोनों को फ़ायदा होगा। एक सही मौके पर गोयंका परिवार को उनकी खोई हुई बेटी मिल जाएगी, और फिर गोयंका परिवार से हम जो चाहें वो करवा सकते हैं, तुम भी और मैं भी। लेकिन ऐसा हो ना सका। ऐन मौके पर ना जाने कहाँ भाग गई वो। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक बार मुझे समृद्धि मिल जाए, उसका काम तमाम करके करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ की इकलौती मालकिन मेरी बेटी शताक्षी बन जाएगी। जैसे ही दिग्विजय राणा ने ये कहकर अपना मुंह बंद किया तो ये सुनकर दूसरी ओर शताक्षी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन के बारे में इतना बड़ा सच उसे सुनने को मिलेगा। अब तो उसने इरादा पक्का कर लिया था कि वो अभी सारी बातों को सुनेगी कि आखिर उसके पिता आशुतोष महेश्वरी के साथ मिलकर क्या बातें कर रहे हैं। आशुतोष बोला, तो इसका मतलब तू नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी समृद्धि और शताक्षी में बटे? दिग्विजय राणा बोला, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? तू खुद बता। 900 करोड़ की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा हो जाएगा और हमारे हाथों से वो अपने आप चला जाएगा। इसलिए अब समृद्धि का मरना तय है। समृद्धि के मरते ही सारी प्रॉपर्टी शताक्षी के नाम हो जाएगी, और 900 करोड़ की प्रॉपर्टी का मतलब तू समझता है ना? उसमें से आधी प्रॉपर्टी तेरे बेटे के नाम। लेकिन उससे पहले हमें राठौर खानदान का काम तमाम करना है अच्छे से। सालों पहले जो काम अधूरा रह गया था वो अब पूरा हो गया। आशुतोष बोला, और तेरे साले अविनाश का, उसका क्या करना है? तभी दिग्विजय राणा मुस्कुराते हुए बोला, उसकी चिंता मत कर। कुछ दिन बाद वो और उसका पूरा परिवार सुबह का सूरज नहीं देखेंगे। दुनिया को ये लगता है कि राठौर परिवार के साथ मैंने धोखा किया था, लेकिन वो मुझे गद्दार समझते हैं। पर असलियत में तो मैंने उनके साथ क्या किया है ये बात कोई नहीं जानता। अगर सही समय पर मुझे रुद्र सिंह राठौर पकड़ता नहीं ना, तो मैं उस दिन पूरे राठौर परिवार का खात्मा कर देता। मैं जानता था कि मुझ पर बात उठेगी, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए दुबई चला गया और वहाँ से तेरे साथ टच में रहा। और फिर उसके बाद हमने प्लान किया। उस महायज्ञ में हुए हत्याकांड का पूरा प्लान हमने बनाया था, पर यह बात कोई नहीं जानता था। और मेरे पास अविनाश सिंह राजपूत के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर हम पर बात आई तो मैं वो सारे सबूत दुनिया को दिखा दूंगा। फिर सबको यही लगेगा कि ये सब कुछ अविनाश ने किया है, और हम दोनों आसानी से बच जाएंगे। आशुतोष बोला, ठीक है, मैं तुझ पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर तूने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना, तो याद रखना तेरी बेटी मेरे ही घर बहू बनकर आ रही है। दिग्विजय बोला, चिंता मत कर, मैं अपनी बेटी शताक्षी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जीने की इकलौती वजह है वो। उसके साथ मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। पर हाँ, याद रखना, अगर तेरे बेटे ने मेरी बेटी के जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश की या उसे नुकसान पहुंचाया, तो मैं तेरे बेटे को जहन्नुम के दर्शन करवाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर दिग्विजय राणा एकदम से चुप हो गया। आशुतोष और दिग्विजय की बातें सुनकर शताक्षी हैरान थी। वो अपने पिता से कहाँ बातें करने के लिए आने वाली थी और कहाँ उसे खुद ही अपने पिता की सारी सच्चाई मालूम चल गई। इससे पहले आशुतोष और दिग्विजय राणा अपने कमरे से बाहर आते, शताक्षी वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं आशुतोष अपने कमरे में चला गया। दिग्विजय राणा अब यही सोच रहा था कि कैसे उसे समृद्धि का पता चले और वो समृद्धि को इस दुनिया से ही उठा ले, क्योंकि उसने आज के पूरे दिन में समृद्धि का पता लगवाने की अपनी जी तोड़ पूरी कोशिश करी थी, लेकिन उसे पता नहीं चला। और अब उसके पास सिर्फ एक यही रास्ता था, शताक्षी की शादी रौनक महेश्वरी से करवाना और समृद्धि को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना। तो वहीं दूसरी तरफ शताक्षी जब अपने कमरे में पहुंची तो वो कांप रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने सुना है वो सब सच है। शताक्षी की सांसें लंबी लंबी होने लगी। वो तेजी से सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ज़मीन पर गिर पड़ी और सोचने लगी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, जिसे वो अपना सबसे ज़्यादा आइडल समझती थी, जिसे बेइंतहा प्यार करती थी अपने पापा से, जो उसके लिए सुपर हीरो थे उसके, उन्होंने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है।
खैर, अब उसे वेदांत की कही हर एक बात सच नजर आ रही थी। शताक्षी ने अपना फ़ोन निकाला और सीधे वेदांत को फ़ोन कर दिया। रात के 1 बज रहे थे जब वेदांत के फ़ोन पर शताक्षी का कॉल आया। वेदांत ने टाइम देखा तो उसकी आंखों से नींद उड़ गई। वेदांत ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसे शताक्षी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वेदांत डर के मारे बेड पर ही बैठ गया और बोला। वेदांत बोला, हेलो शताक्षी, इतनी रात को फ़ोन करा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? जैसे ही वेदांत ने इतना कहा, वेदांत को शताक्षी की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसे अंदाज़ा हो चुका था कि शताक्षी रो रही है। वेदांत फिर बोला, शताक्षी तुम रो रही हो? हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। शताक्षी कुछ बोलोगी? शताक्षी तुम मुझे डरा रही हो। हेलो शताक्षी, मुझे डर लग रहा है, मैं अभी घर आ रहा हूँ तुम्हारे। शताक्षी ने वेदांत को फ़ोन तो कर दिया, लेकिन किस मुंह से वो अपने पिता की सच्चाई वेदांत को बताएगी और क्या रिएक्शन होगा वेदांत का, ये सब कुछ जानने के बाद जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। इन दोनों का ये रिश्ता, ये सच जानने के बाद क्या मोड़ लेगा, हमें कहानी के अगले भाग में पता चलेगा। आपको कहानी का भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप सब लोग इस कहानी के भागों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जो आपको नहीं मिल पाए। मुझे भी फ़ोन देखने का टाइम आज ही मिला। वजह थी कि मैं अपने एग्ज़ाम के लिए अपने घर से बाहर आई हुई थी और वहाँ नेटवर्क इशू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं वॉइस एडिटिंग कर पाई और ना ही पार्ट्स अपलोड कर पाई। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं इस कहानी के भागों को, इस बात को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी समझिए कि मैं इस कहानी को अपलोड नहीं कर पाई, उसके पीछे कोई रीज़न्स होंगे। खैर, आज मैं फ्री हूँ, इस वजह से मैंने इस कहानी की वॉइस अच्छे से कर दी है। बैकग्राउंड में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी अपने घर नहीं पहुँची हूँ। घर पहुँचकर आपको वापस से शायद उसी उत्साह के साथ कहानी के भाग मिलेंगे।